हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस इन एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यूनिवर्स में जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस है उन्हें हम फंडामेंटल फोर्सेस भी कहते हैं। अभी तक हमें चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस मालूम है, जिसमें से पहला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मासेस के बीच में लगता है और चारों के चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। इट इज द वीकेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर ये जाकर डोमिनेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मासेस के बीच में लगता है, पर ये बात 100% करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ मासलेस पार्टिकल के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फोटोन, फोटोन मासलेस पार्टिकल है और उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो all the particles having mass or massless experiences gravitational इंटरेक्शन। तो सेकंड हमारा इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है या आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके वजह से जो फोर्सेस लगते हैं वो लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिकॉज अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो वो भी रिपल करते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसकी वजह से लगता है, जिसके पास चार्ज होगा वो सभी एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटी, ग्रेविटी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इसलिए कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ग्रेविटेशनल और ईएम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आप जानते हो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिस वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, और बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है वो कौन सा अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है। पहले ये एज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग है एंड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स अलग है। बाद में डिस्कवरी के बाद ये माना गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम ही है। इसीलिए जो आपका ये प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। अगर मैं इस न्यूक्लियस को थोड़ा जूम कर दूं, इस न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करूं तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं। पहला पार्टिकल है प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, फिर भी ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो रह रहे हैं साथ, तभी तो उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर इनके बीच में लग रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी आप कह सकते हो। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपका चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं, फिर भी इनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, इसलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी चार क्वार्क से मिलकर बनता है। प्रोटॉन भी चार क्वार्क से मिलकर बनता है, क्वार्क। इन क्वार्क को भी आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही होल्ड करता है। तो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, क्वार्क्स के बीच में लगता है, और बाकी हेड्रॉन पार्टिकल्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लगता है। तो हम कह सकते हैं इंटरेक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको साथ साथ बांधने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात, दिस फोर्स होल्ड्स क्वार्क टुगेदर, क्वार्क को साथ में होल्ड टुगेदर करता है सो दैट ये प्रोटॉन बना सके। न्यूट्रॉन और अदर हेड्रॉन्स के बीच में भी लगता है, और साथ ही साथ ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखता है विद इन दी एटॉमिक न्यूक्लियाई। मींस एटॉमिक न्यूक्लियाई एटॉमिक डायमेंशन के अंदर ही वैलिड है। एटॉमिक डायमेंशन मतलब एटम के अंदर ये प्रोटॉन
ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जैसे ही इस एटम से बाहर आएगा तो उसका जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी जो डायमेंशन होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। इसके बाहर ये फोर्स काम नहीं करता, तो इसकी बहुत छोटी रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज होती है, जो है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, और वो शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, यानी कि एटॉमिक डायमेंशन है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, या वीक इंटरेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ये फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है डीके प्रोसेस के लिए। जैसे कि अगर बात करें हम बीटा डीके की, तो बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन डीके होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में एंड एंटी न्यूट्रिनो में। तो ये हो पाया किसके वजह से हो पाया, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो पाया। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो हमारी डीके प्रोसेस कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल बीटा डीके वेयर न्यूट्रॉन डीके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इट इज कॉल्ड वीक। इसको हम वीक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग से दोनों से ही वीक है, लेकिन हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग होता है क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट होता है। इस फोर्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। जो आपका एटॉमिक डायमेंशन के अंदर जितने भी फोर्सेस काम करते हैं, जितने भी फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, जैसे चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, इसके लिए कोई भी प्रॉपर स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला है, हम जानते हैं G m1m2/r², एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी फॉर्मूला है K(q1q2/r²। लेकिन इसी तरह से जो हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है उसके लिए कोई भी फॉर्मूला अभी तक डिस्कवर प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस है उनकी रेंज कितनी होती है। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे, जो कहता है कि एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी है और जो लाइफ टाइम में अनसर्टेनिटी है वो h×2 से या तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। जहां h× होता है h/2π, where h is Planck constant, आप जानते हैं उसकी वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड समथिंग। तो ये h× यहाँ पर यूज किया गया है। अगर हम यहाँ से टाइम निकाल लें, मैक्सिमम टाइम निकाल लें, तो मैक्सिमम टाइम इंटरवल हमें मिलेगा यहाँ से डेल्टा ई को डिवाइडेड भेज दो तो h×2e मिल जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं रेंज। रेंज एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इंटू सी, टाइम इंटू स्पीड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेंज निकालना है तो रेंज इक्वल्स टू होगा स्पीड इंटू टाइम। इसी को मैं अगर c से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा h×c/2e, ये मिल जाएगा रेंज। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो आपकी रेंज है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, जिस पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, उसकी जो रेंज होगी वो बहुत कम होगी। अब ये रेंज डिपेंड किस पे करता है, रेंज डिपेंड करता है एनर्जी पर। एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, मास पर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था E=mc²। अगर किसी बॉडी के पास मास m है तो उसके मास के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एनर्जी होती है mc²। तो मींस अगर एनर्जी 0 है इसका मतलब मास 0 है, बिकॉज E=mc², m0 E0। फोटोन मासलेस पार्टिकल होता है, और फोटोन किसका एक्सचेंज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करें, उसका एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन है, वो है मासलेस। फोटोन का मास 0 है, मींस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी 0 रहेगी। तो अगर फोटोन का मैं रेंज निकालूं तो फोटोन का रेंज आ जाएगा hc/0 मींस इनफिनाइट। फोटोन मासलेस पार्टिकल है इसलिए उसका रेंज इनफाइनाइट आ गया। सिमिलर वे में अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटॉन भी मासलेस पार्टिकल होता है। ग्रेविटॉन का मास भी 0, मतलब ग्रेविटॉन के मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी 0। इसका अगर मैं रेंज निकालूं तो ये भी मेरा आ जाएगा h×0 मींस इनफिनाइट।
ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज भी इनफाइनाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की रेंज भी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इनके जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो दोनों ही मासलेस है। लेकिन जो बाकी फोर्सेस है दो, वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उनके जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो मासलेस नहीं है, इसलिए उनकी रेंज इनफाइनाइट ना होकर एक शॉर्ट रेंज रहती है। अब वो कितनी रहती है इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एक्सचेंज पार्टिकल की। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हर तरह का फोर्स जो होता है एक एक्सचेंज पार्टिकल के वजह से ही काम करता है। अगर दो बॉडी एक दूसरे को किसी इंटरेक्शन से अट्रैक्ट कर रही है, मींस उनके बीच में किसी ना किसी तरह का एक्सचेंज पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल फंडामेंटल इंटरेक्शंस इज कैरिड बाय सम एक्सचेंज पार्टिकल which are called मैसेंजर, फोर्स कैरियर, बोसॉन्स, गॉज बोसॉन्स। ये चारों नाम जो हैं एक्सचेंज पार्टिकल के। अब कंपेयर अगर हम करें तो हम जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग हमारा फोर्स है वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसकी रेंज जो है वो एटॉमिक डायमेंशन की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी पढ़ा उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, बिकॉज वो फोटोन उसका एक्सचेंज पार्टिकल होता है जिसकी मास 0 है। अभी हमने पढ़ा कि जो वीक इंटरेक्शन है उसकी रेंज भी छोटी होती है। वो कितनी होती है? 10⁻⁻17 से 10⁻⁻18 मीटर के बीच में होती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। एक्सचेंज पार्टिकल की बात करें, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का एक्सचेंज पार्टिकल ग्लूऑन है, ईएम का फोटोन है, वीक का WZ बोसॉन्स है एंड ग्रेविटेशनल का ग्रेविटॉन है। मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी की बात करें, मींस जितना भी इनके पास मास है उसके करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी होगी, जिसको हम एक्सचेंज मास कह सकते हैं। इसका एक्सचेंज मास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है ग्लूऑन की वजह से होता है, इसका जो मास है वो 135 to 140 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो एक्सचेंज पार्टिकल है फोटोन है वो मासलेस है तो कोई एनर्जी नहीं आएगी। ऐसी ग्रेविटॉन पार्टिकल भी मासलेस है तो कोई एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन जो वीक इंटरेक्शन जो WZ बोसॉन की वजह से होता है उसका जो मास के करस्पॉन्ड एनर्जी है वो है 82 से 92 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्पिन की बात करें तो ग्लूऑन की स्पिन 0 होती है, फोटोन की स्पिन 1 होती है, WZ बोसॉन की स्पिन 1 होती है एंड ग्रेविटॉन की स्पिन 2 होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम स्ट्रॉन्ग को कंसिडर करें 1, अगर स्ट्रॉन्ग को हम 1 मान लें तो उसका 10⁻³ टाइम्स जो होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। उसका -10⁻11 टाइम छोटा कौन होगा? वीक फोर्स। उसका 10⁻40 टाइम्स कौन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप कह सकते हो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अगर बात करें इनके लाइफ टाइम की तो आपको सामने है ही, स्ट्रॉन्ग का लाइफ टाइम इतना होता है, ईएम का लाइफ टाइम इसके बीच में रेंज करता है, और वीक का इतना होता है, और ग्रेविटेशनल का लाइफ टाइम इतना होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर किसी नई टॉपिक के साथ।